जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 से रिलेटेड पार्ट 2। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें इस चैप्टर के ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको भी डिस्कस करा था और माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है उसको भी डिस्कस करा था। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। अब जो इसमें पहला टॉपिक है वो है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है? तो इसे हम 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। 3 फेज है इसकी। कौन कौन से? पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, कि समाज में जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। ठीक है। अल्पविकसित तकनीकी रूप से पिछड़ा होना, क्योंकि अल्पविकसित क्षेत्र का होना और साथ ही साथ जो तकनीकी रूप से पिछड़े होने के कारण जो है जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि एकदम से कम हो जाती है। सेकंड फेज की बात करें हम, जो सेकंड फेज है उसमें क्या है? वृद्धि दर नीचे होना। वृद्धि दर नीचे होना। अब इसका क्या कारण है कि एकदम से नीचे आती है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ऊंची हो जाती है, जिस वजह से वृद्धि दर कम हो जाती है। मतलब मृत्यु भी ज्यादा होती है और जन्म भी ज्यादा होते हैं, तो उससे क्या है? लेवल कम हो जाता है। तीसरा जो है, तीसरा चरण, इसमें क्या है? जो विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे होना। जहाँ पे विकसित समाज है वहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं और वहाँ पे देखा जाए जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत कम होती है, नीचे रहती है। इसका कारण है कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों काफी कम हो जाती है, क्योंकि फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, तो अंतर कम रहता है। उसके अलावा हम देखें, उसके बाद में बात आती है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? एकदम से एक जगह पे जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना। ओके, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या होते हैं? जनसंख्या विस्फोट ऐसे क्यों होती है? उसका रीजन ये सबसे पहला रोग नियंत्रण, कि बीमारियां कम फैलती हैं, जिस वजह से मृत्यु कम होती है लोगों की और जनसंख्या एकदम से बढ़ते जाती है। दूसरा, मृत्यु पर दर कम होना, कि मृत्यु दर कम हो जाती है, कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो उससे क्या है कि मृत्यु दर कम हो जाती है। तीसरा, जन स्वास्थ्य वृद्धि, कि जन स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह के प्रोग्राम चलाना, हॉस्पिटलिटी को अच्छा करना, उससे क्या है जो है जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से होता है। ओके, जैसे भारत में कहा जाए, भारत में भी जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज गति से हो रहा है। चाइना में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज गति से हो रहा है। चौथा, बेहतर पोषण, के बेहतर पोषण की सुविधा उपलब्ध होती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा होता है लोगों को, तो उससे क्या है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु संभाविता बढ़ जाती है। ओके, तो ये है जनसंख्या विस्फोट के कारण जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। उसके बाद बात करें महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष मतलब जो ग्रेट डिवाइडर ईयर जो है, जिसने ग्रेट डिवाइडेशन ईयर, कि जिस साल सबसे ज्यादा एकदम से गिरावट आई जनसंख्या में, उसे कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। और ऐसा किस कारण से हुआ था? ये कौन सा साल था हमारा? सन 1921, 1921 का ईयर था। और ये किस कारण से हुआ था? क्योंकि स्पेनिश फ्लू आया था, इन्फ्लुएंजा। उस फ्लू के कारण एक महामारी आई थी, और जैसे ही 100 साल बाद, ऐसा कहा जाता है कि 100 साल बाद फिर 2021 में आई कोरोना, आपने देखा खुद पैंडेमिक को। तो हर 100 साल बाद एक महामारी आती है। ओके, इस वजह से सन 1921 का जो साल था वो क्या था? एक महान विभाजक वर्ष था, कि उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या एकदम से गिरी थी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो स्पेनिश फ्लू आया था उसके कारण। उसके बाद बात करें लघु विभाजक वर्ष, जिसमें सबसे कम जनसंख्या खत्म हुई और कम लेवल रह गया, वो है लघु विभाजक वर्ष 1951। जब भारत आजाद हो गया था और स्वतंत्र हो गया था पूरी तरीके से, उस समय पर जो जनसंख्या में बहुत कम गिरावट आई थी, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष। ओके, क्या? लघु विभाजक वर्ष। उसके बाद बात करें हम प्राकृतिक वृद्धि दर की। क्या? प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर कहते हैं जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम रह जाना। जन्म जब अंतर बहुत कम होता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर भी कहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी, कि ना तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही और ना कम हो रही, मतलब मृत्यु भी कम हो रही है लोगों की और जन्म भी कम हो रहे हैं, तो वो होता है क्या? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं उसे। मतलब नेचुरली जितना भी बढ़ रहा है घट रहा है वो नेचुरली हो रहा होता है। उसके बाद बात करें हम प्रजनन दर की। ओके, अभी उदाहरण की बात करें प्रतिस्थापन स्तर में, तो वो कौन कौन से उदाहरण है? जापान, रूस, इटली, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि दर बनी हुई है, मतलब ना तो तेजी गति से जनसंख्या बढ़ रही और ना मृत्यु ज्यादा हो रही। ओके, तो वहाँ की जो जनसंख्या एकदम मेंटेन है, ना तो ज्यादा है ना कम है। ओके, उसके बाद बात करें प्रजनन दर। ओके, रिप्रोडक्शन जो रेट होता है वो क्या है? अब उसको क्या कहें कि बच्चा पैदा कर सकने की जो आयु आमतौर पे जो 15 से 49 साल की आयु मानी जाती है एक स्त्री की, प्रति 1000 स्त्री की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, वो कहलाती है प्रजनन दर। मतलब कितने बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं 1000 बच्चों में से। ये आयु जो है प्रजनन दर की जो आयु होती है वो होती है 15 से लेके 49 साल की उम्र तक की। ओके, अब उसके बाद हम बात करें हम जो मातृ मृत्यु दर के। मातृ मृत्यु दर क्या होती है? कि अपने बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाना,
कितनी महिलाएं, 1000 महिलाओं पर ये सर्वे किया जाता है, मतलब 1 कहा जाए तो 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हुई अपने डिलीवरी के समय जब बच्चे को जन्म दिया जा रहा था, तो वो कहलाते क्या, मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। ओके, प्रसव काल के दौरान बहुत सी महिलाएं मर जाती हैं और डिलीवरी के दौरान बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो वो आता है मातृ मृत्यु दर में। उसके बाद बात करें आयु संभाविता। आयु संभाविता क्या होती है? आयु संभाविता ये होती है कि एक औसत व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। ओके, एक औसत व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसका जो अनुमान है वो क्या कहलाती है, आयु संभाविता। उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो है एज प्रोबेबिलिटी, कितने साल तक एक व्यक्ति जीवित रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। ओके, तो जो जनगणना हुई है, जनगणना 2011 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास, तो उनसे संबंधित जो है आंकड़े, उनको हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो क्या है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है? केरल में। वहां पे 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1043 महिलाएं हैं, मतलब सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां पे है? केरल में। ओके, वहां पे एकदम मेंटेन है। हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में क्यों ऐसा कम है? क्योंकि वहां पर बच्चे को जब पहले से ही ये टेस्ट करा लिया जाता था कि एक लड़की है या लड़का, अगर लड़की होती थी तो जन्म से पेट में ही मार दिया जाता था, जिस कारण से भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वहां पर। और इसके ही कारण हरियाणा की जो ये है, हरियाणा का लिंग अनुपात बहुत कम देखने को मिलता है हमारे को। आज के टाइम पे देखा जाए तो अब स्पोर्ट्स वगैरह में लड़कियां जाने लगी, जिस वजह से अब इस धारणा को थोड़ा कम करने में मदद मिली है। नहीं तो पहले लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था हरियाणा में, इसलिए हरियाणा की सबसे कम सेक्स रेशियो है लिंग अनुपात। ओके, उसके बाद बात करें जनसंख्या। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? हमारे जो देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहां पे है? सिक्किम में, जो जनसंख्या का आकार देखा जाए तो। दूसरी बात करिए क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का है? राजस्थान। क्षेत्रफल एरिया सबसे ज्यादा किस स्टेट का है? राजस्थान का। सबसे कम एरिया कौन से स्टेट का है? गोवा। ओके, गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें साक्षरता दर की, मतलब पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं कहां पर, तो अगर उसकी बात करें तो वो उसमें भी केरला सबसे आगे है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में होते हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये कि अगर एक 7 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा है, चाहे वो बच्ची है, अगर वो अपना नाम लिख सकती है तो वो पढ़े लिखे के अंतर्गत आती है, साक्षरता दर के अंतर्गत आती है। ओके, तो 100% लिटरेसी रेट है केरला की, 100% एजुकेटेड लोग होते हैं वहां पर। उसके बाद सबसे कम कहा जाए तो बिहार की। ओके, सबसे कम एजुकेटेड लोग होते हैं बिहार के। अब आप ये सोचोगे कि यूपीएससी करने वाले सबसे ज्यादा बिहार से होते हैं, वो सिर्फ कुछ परसेंट है, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो बिहार सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं बिहार में। उसके बाद बात है जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पे, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, तो वो है हमारा क्या? बिहार, जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा है वहां पर, और 1 किलोमीटर के दायरे में वहां पर करीबन कुछ नहीं तो 1200 लोग आसपास रहते हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जनसंख्या घनत्व में, तो उसमें दिल्ली सबसे ज्यादा है, 12000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ओके, उसके बाद में अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां 1 किलोमीटर का जो दायरा निकाला गया 17 लोग रहते हैं सिर्फ। कितने? 17 लोग, 17 ओनली। ओके, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार जो है जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वहां का है। ओके, उसके बाद बात करें शिशु मृत्यु दर की, कि एक बच्चा जो मतलब 6 महीने की आयु से पहले खत्म हो जाए या 1 साल की अवधि से पहले खत्म हो जाए जन्म लेने के बाद, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। वो भी सबसे ज्यादा कहां पे है? हरियाणा। ओके, हरियाणा में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है, और सबसे कम कहां पे? केरला में। केरल में क्यों? हॉस्पिटल सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ का, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जिस वजह से वहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग वहाँ पर हैं। ओके, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वहीं की है, और सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा वहीं का है। ओके, उसके बाद बात करें अब, ये आंकड़े कुछ हमारे को जनगणना से संबंधित देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें पराश्रितता अनुपात। पराश्रितता अनुपात के अंतर्गत पराश्रित किन्हें कहते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड है। और इस एज के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं? 15 से 64 के नहीं आते। 15 साल से पहले जो बच्चे होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पर, और 64 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने बच्चों पर। ओके, तो ये आते हैं पराश्रित के अंतर्गत, जो दूसरों पर आश्रित हैं। ओके, जैसे कि जो 64 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, वो किस पे डिपेंड होते हैं? अपने बच्चों पर, तो वो आते हैं आश्रित वर्ग के अंतर्गत। और 15 साल से नीचे के बच्चे वो आते हैं किसके? आश्रित वर्ग के, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। इससे बीच की जो एज ग्रुप है वो होता है वर्किंग वर्ग। ओके, जिसे हम कहें कि सारे श्रमिक वर्ग के अंतर्गत जो काम में लगे रहते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, तो पराश्रित अनुपात जो हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, पराश्रित अनुपात की बात करी जाए अगर, तो ये हमारे इस तरीके से है कि डिपेंडेबिलिटी को दर्शाता है कि 15 वर्ष से नीचे वाले और 64 से ऊपर वाले।
उसके बाद बात करें पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है। पैंडेमिक किसे कहते हैं, महामारी। जैसे कोरोना एक पैंडेमिक थी जो एक देश में ही ना रहे, पूरे कई देशों में फैल जाए, कितने भी देशों में एक विश्व स्तर की जो एक बीमारी हो जो पूरे विश्व स्तर पर फैलने लग जाए, उसे क्या कहते हैं, महामारी। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं पैंडेमिक। ओके, उसकी बात करें एपिडेमिक की, जो एक क्षेत्र स्तर तक जो बीमारी फैलती है उसे कहते हैं हम एपिडेमिक। जैसे एपिडेमिक की बात करी जाए तो सूरत का उदाहरण हमारे पास, महामारी मतलब सूरत में प्लेग की महामारी से तो एक क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया था 1994 में। ओके, और एंडेमिक की बात करें, जो बीमारी का अंत हो, जो बीमारी का अंत हो उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक। ओके, तो पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। उसके बाद बात करें कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं, तो कुपोषण मल न्यूट्रिशन उसे कहा जाता है जिसमें कि एक बच्चे की या एक पुरुष की जो रोजी रोटी है वो भी पूरी नहीं हो पा रही, मतलब उसे खाने को रोटी तक नहीं मिल पा रही, अपनी रोजाना की जो कैलोरी है वो तो दूर की बात है, उसकी सिर्फ हड्डियां दिख रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन के अंतर्गत, कि उसको वहां की सरकार सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। उसके बाद बात करें हम हकदारी की पूर्ति का अभाव, हकदारी की पूर्ति का अभाव। तो इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं हम, कि कोई व्यक्ति रोजगार करने के लायक तो है, उसका हक बनता है कि उसको रोजगार मिले है, और साथ ही साथ अगर कहा जाए कि उसका हक बनता है कि उसका जो हक है वो उसे मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाता, तो इसे हम कहते हैं हकदारी की पूर्ति का अभाव, के हकदार की पूर्ति नहीं हो पा रही, उसका अभाव देखने को मिलता है हमारे को। उसके बाद बात करें मनरेगा, जिसे गांव के लोग कुछ नरेगा कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। मनरेगा सन 2005 में शुरू हुई थी, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे। ओके, तो उस समय शुरू की गई थी। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सन 2005 में शुरू हुई थी, और इसका मोटिव क्या था कि 100 दिन तक की रोजगार की गारंटी दी जाए। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको एक न्यूनतम जो वेतन दिया जाए उसके बदले, और 100 दिन की गारंटी दी जाए रोजगार की। ओके, तो मनरेगा के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इसका मोटिव क्या है और कब शुरू हुई थी, सन 2005 में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारे को कहते हैं मतलब जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश किसे कहते हैं, जो दूसरों पे आश्रित नहीं है उसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश की आयु। 15 से 64 वर्ष तक की जो आयु है वो रखी गई है जनसांख्यिकी लाभांश के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, तो ये कहलाता है जनसांख्यिकी लाभांश, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना योगदान रहता है भारत की अर्थव्यवस्था में। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट, स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण क्या है, तो स्त्री पुरुष अनुपात जो है सेक्स रेशियोज में गिरावट के कारण क्या है, सबसे पहला जो कारण है वो है स्त्रियों का गर्भ धारण करना है, बच्चा पैदा करना। मतलब एक कम आयु में एक स्त्री अगर प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो शरीर है वो उस लायक नहीं रहता, वो बीमारियों का शिकार हो जाती है, और जिस वजह से मृत्यु के भी कारण बन जाते हैं कई बार। दूसरा कारण है बालिका शिशु के प्रति भेदभाव, कि हमेशा से ये चीज रही है कि लड़कियां किसी काम की नहीं है, बच्ची को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता था। अलग अलग धारणाएं थी लोगों की कि ये तो धरती पे बोझ है, या ये घर के लिए बोझ बनेगी, ये तो पराया धन है। तो इन सब सारी चीजों को सोचकर ज्यादातर लोग जो है अपनी बच्चियों को पेट में ही मार देते थे, जिस वजह से भी सेक्स रेशियो कम हुआ है। तीसरी चीज है सोनोग्राम। सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत ये पता कर लिया जाता है पहले से ही कि हाँ एक लड़की है या लड़का है पेट में, जिस वजह से अगर एक लड़की का पता लगता था तो सोनोग्राम विधि के द्वारा उसे मरवा भी दिया जाता था कि इसे पेट में अबॉर्शन करा दिया जाए उसका। ओके, तो 1999 में इसको बैन भी कर दिया गया, 1999 में, लेकिन अभी भी इलीगल तरीके से बहुत सी जगह पे चलता है। उसके बाद बात करें गरीबी और अज्ञानता, तो गरीबी के कारण भी कई बार क्या है कि जो लोग होते हैं अपनी बच्चियों को मार देते हैं कि उसको दहेज ना देना पड़े, बाद में शादी करनी पड़ेगी, 36 चीजें होती हैं। इसके अलावा अज्ञानता भी के कारण है कि हमेशा से बोझ समझना लड़कियों को, उस वजह से अज्ञानता के कारण भी कई बार लड़कियों को मार दिया जाता है। और रूढ़िवादी धारणा कि हाँ भगवान की देन है, ये सारी चीजें सोचकर रूढ़िवादी धारणा के कारण भी जो है हमेशा लड़कों को ऊंचा स्थान दिया गया और लड़कियों को कुछ नहीं समझा गया, जिस वजह से लड़कियों को मार दिया जाता है। तो ये जो पॉइंट है एक तरह से इसके कारण हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आई है। उसके बाद बात करें साक्षरता लिटरेसी रेट की, तो ग्रामीण और नगरीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है हमारे को। ग्रामीण क्षेत्र 2011 की बात करें तो सिटी में 31.2% लोग रहते थे और ग्रामीण में 68.8, लेकिन आज ये बदलकर उल्टा हो गया पूरा।
ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करते जा रहे हैं शहरों की तरफ। वो उसके कई कारण हैं, रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, अच्छी सुविधाओं की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे लोग प्रवास कर रहे हैं, जिस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र का रेशियो वो कम हो गया, शहरों में ज्यादा लोग हो गए। उसके बाद बात करें भारत की जनसंख्या नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत की जनसंख्या नीति आई थी 1952 में, जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया की। ओके, कब आई थी? 1952। उसके बाद बात करें कि नसबंदी जो स्टरलाइजेशन है कब हुई थी, 1975 से 76 के दौरान, जब आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा, जो कांग्रेस की सरकार थी। उस समय पर उनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने जबरदस्ती लोगों का स्टरलाइजेशन करवाया था। ओके, जबरदस्ती। तो ये चीज है। अब पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, दोनों का आपको पता होना चाहिए। जो पुरुष नसबंदी होती है उसे कहते हैं वैसेक्टोमी। ओके, उसके अलावा जो महिला में नसबंदी होती है उसे कहते हैं ट्यूबिक्टोमी, जिसे नलिकाबंदी कहते हैं। ओके, नसबंदी पुरुषों में होती है, नलिकाबंदी स्त्रियों में होती है। तो ये है इस चैप्टर में जो हमारे को सारा कुछ देखने को मिलता है। इस चैप्टर से रिलेटेड, जनसांख्यिकी से रिलेटेड, डेमोग्राफी में ये सारी चीजें हमारी आती हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चों को ये हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।